हेलो गाइस, माई सेल्फ रघुवीर। हम क्लास 10 का तुम लोग को वेरिएशन चैप्टर पढ़ाने को जा रहे हैं। तुम्हारे बुक का जितना भी सम्स है हम सब सम्स कर देंगे। इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल और बंगाली मीडियम, आई होप कि तीनों को हम क्लियर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन भले हम इंग्लिश में लिखें, बट हम जितना भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, समझाने वाला पार्ट है, वो सब हिंदी में ही बोलेंगे, तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So this is my first YouTube video for West Bengal board student. So I hope you will like it. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस का बात करें कि वेरिएशन चैप्टर एग्जाम में जो आता है, अगर देखा जाए कंपलसरी पार्ट में, तो ऑब्जेक्टिव जो हमारे 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन, और किस क्वेश्चन का कौन सा कितना मार्क्स का आता है ये हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। कौन सा पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है, कहाँ से कितना क्वेश्चन, वो अलग से हम बना देंगे, तो उसमें तुम जान लेना। बाकी अगर हम बात करें तो लगभग ऑब्जेक्टिव में से दो क्वेश्चन आते हैं जो 2 मार्क्स का हो सकता है, एक मार्क्स का 2, और एक 2 मार्क्स वाले में एक आता है 4, और एक आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऑप्शन में रहता है। सर्च तुम्हारा चैप्टर है क्लास 9 का, सॉरी चैप्टर 9 है। सर्च के साथ वेरिएशन वाला पार्ट मर्ज करके आता है, तो अगर तुम सर्च कर लेता तो तुम वेरिएशन छोड़ भी देगा तो चलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हम वेरिएशन अगर छोड़ भी देते हैं तो सर्च तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि सर्च और वेरिएशन मोस्टली एक साथ आता है, तो दोनों में से कोई एक करना रहता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव का बात करें, 2 मार्क्स में 90% चांस रहता है एक क्वेश्चन रहेगा ही, और 1 मार्क्स वाले में 2 रहता है। तो लगभग 3 से 4 मार्क्स तो कंपलसरी पार्ट में जो तुमको करना ही पड़ेगा, अगर ऑप्शन वाला तुम छोड़ भी देगा तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सर्च काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन क्लास 10। लगभग 3 से 4 मार्क्स हम लोग करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। आई होप कि हम हर क्वेश्चन कर देंगे तुम्हारे बुक का ऑलमोस्ट, तो तब तक हम लोग कुछ सीख चुके होंगे, अच्छा खासा सीख लेंगे। उसके बाद तुम एग्जाम्पल खुद से बनाना, तो और भी क्लैरिटी आ जाएगा। तो हम लोग वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन है क्या? तो अगर वेरिएशन है क्या हम बात करें, वेरिएशन नाम से ही वर्ड आ रहा है वेरी। वेरी मतलब होता है चेंज होना, बदलना। अगर हम कोई दो डेटा का कंपैरिजन कर रहे हैं, इफ आई एम कंपेयरिंग टू डेटा, दो डेटा का कंपेयर कर रहे हैं और किसी एक के चेंज होने से दूसरे पे इंपैक्ट पड़ रहा है, किसी एक के चेंज होने से दूसरे पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। बोलेगा एग्जांपल दीजिए। अगर हम मान लो बात करते हैं कि हम एक पेन खरीदने गए, तो मेरे को 5 रुपया लगा। अगर हम 5 पेन किनेंगे तो मेरे को 25 रुपया लगेगा। सो इफ द नंबर ऑफ पेन इज इंक्रीजिंग, द कॉस्ट ऑफ द पेन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। पेन का नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो पेन का क्या हो रहा है? प्राइस भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। किससे चेंज हो रहा है भाई? नंबर पेन का इंक्रीज हो रहा है तो पैसा उसका इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो वेरिएशन का मतलब होता है वैरी होना, किसी एक डेटा के चेंज होने से दूसरा में क्या चेंजेस आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन 2 तरीका का होता है। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से और बेटर समझ में आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा आता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसको बोलते हैं समान अनुपात, इसको हम लोग बोलते हैं विलोम अनुपात। समान अनुपात, विलोम अनुपात। अब वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं विभिन्नता। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? अगर किसी एक डेटा के चेंज होने से दूसरा डेटा में चेंज हो रहा है, लेकिन किस तरीका का? एक अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, और एक अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। इस तरह का जो वेरिएशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल अगर देके समझाने का कोशिश करें, अगर मान लो बोलते हैं नंबर्स ऑफ लेबर, दो डेटा कंपेयर कर रहे हैं, एक नंबर ऑफ लेबर है, 10 20 50 लोग काम कर रहा है कुछ, तो उसका कुछ अर्निंग होगा। अगर हम लेबर का दो चीज का बात कर रहे हैं, लेबर का नंबर का बात कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ लेबर एंड देयर अर्निंग, उन लोग का कमाई। तो अगर तुम सोच के देखो, अगर नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज होगा तो उसका अर्निंग भी इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज होगा तो उसका अर्निंग भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ लेबर जो है, नंबर ऑफ लेबर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर अर्निंग। ये सिंबल है, ये वाला जो है ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों का सेम सिंबल है, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग है। लिखने का तरीका क्या हम बता रहे हैं। तो दिस इज व्हाट दिस द सिंबल फॉर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। अगर एक डेटा इंक्रीज हो रहा है और दूसरा भी डेटा इंक्रीज होगा, और एक डेटा डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज होगा, इस तरह का प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह का प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल दीजिए भैया। अगर 15-20 मिनट इंट्रोडक्शन देंगे, ध्यान से सुनो। अगर इंट्रो पार्ट समझ में आ गया, हम गारंटी दे रहे हैं पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और इंट्रो अगर नहीं समझ में आया तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो इंट्रो थोड़ा लेंदी देंगे, लेकिन ध्यान से सुनो, पूरा दिमाग में बैठा देंगे इंट्रो। हाँ, तो अगर दूसरा एग्जांपल दे भैया। अगर मान लो सोच के तुमको गाड़ी चला रहा है, तुम गाड़ी चला रहा है, तुम्हारा स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारा स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करते हैं, सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं ना, डिस्टेंस एंड टाइम, इन दोनों का अगर हम दो डेटा का लिए, डिस्टेंस और टाइम लिए, और खुद से सोच के देख रहे हैं दोनों का जो रिलेशन होगा कैसा होगा, डायरेक्टली होगा कि इनवर्स होगा। अगर मान लो हम 5 घंटा गाड़ी चलाएंगे, तो हम मान लो 500 किलोमीटर गए, तो अगर हम 800 किलोमीटर 8 घंटा गाड़ी चलाएंगे तो हम 800 किलोमीटर जाएंगे। अगर हम 2 घंटा गाड़ी चलाएंगे तो 200 किलोमीटर जाएंगे। तो टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है, देखो 5 घंटा गाड़ी चलाए 500 किलोमीटर गए, टाइम इंक्रीज किए 7 घंटा गाड़ी चलाए, ज्यादा दूर जाएंगे, ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। टाइम को डिक्रीज कर दिए, 2 घंटा कर दिए, तो डिस्टेंस भी डिक्रीज। तो टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, हम ज्यादा दूर कवर कर रहे हैं, और टाइम अगर कम लग रहा है तो हम दूरी भी क्या कर रहे हैं, कम कवर कर रहे हैं। मतलब डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ एक चीज हम मिस कर रहे हैं अभी, जो कि हम समझा के बताएंगे, कांस्टेंट वो क्या होता है बताएंगे, और क्यों आता है वो भी बताएंगे। पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देयर फीस, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देयर फीस। अगर मान लो 10 स्टूडेंट है, और वो 10 स्टूडेंट है और टीचर को मान लो 5,000 रुपए का इनकम हो रहा है, 10 स्टूडेंट से टीचर को 5,000 रुपए का इनकम हो रहा है। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज कर दे, 20 कर दे, तो टीचर का क्या होगा, अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को 10 से डिक्रीज करके 5 कर दें, तो उसका अर्निंग भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा है अर्निंग भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट घट रहा है अर्निंग भी घट रहा है, इस तरह का। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। फीस ऑफ द टीचर लिख देते हैं ना, फीस ऑफ द टीचर, फीस ऑफ द टीचर। देख लो, स्टूडेंट बढ़ा, टीचर का फीस बढ़ा, स्टूडेंट घटा, टीचर का फीस भी घट गया। तो कोई भी रिलेशन जिसमें हम लोग दो डेटा का कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसमें एक का बढ़ने से अगर दूसरा का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर एक का बढ़ने से दूसरा का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनैलिटी है क्या, वेरिएशन है क्या, दो डेटा को कंपेयर करने का एक तरीका है। दो डेटा को कंपेयर करने का तरीका इफ अगर कोई पहला डेटा इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, पहला डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ घट रहा है, इस तरह का प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्स का होगा उसका उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घट जाए, या एक घटे तो दूसरा बढ़ जाए। कैसे, एग्जांपल दीजिए भैया। अगर मान लो कि 10 ठो लेबर है, 10 लेबर्स है, वो कोई काम को 8 दिन में करता है। कितना दिन में करता है भाई, 8 दिन में। 10 लेबर है, वो किसी काम को 8 दिन में करता है। तो अगर हम लेबर का नंबर को बढ़ा के 20 कर दिए, लेबर का नंबर को बढ़ा के 20 कर दिए, तो काम वही वाला काम करने में 8 दिन थोड़ी लगेगा, 8 से क्या होगा, कम दिन लगेगा। 8 से क्या होगा, कम दिन लगेगा। मतलब क्या हो रहा है, जब नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहा है दिन डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम लेबर को 10 से घटा के कर दें 3, चलो 3 कर दिए, तो 8 दिन में थोड़ी कम हो जाएगा, दिन ज्यादा लगेगा। तो देखो, नंबर ऑफ लेबर इंक्रीजिंग डे डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ लेबर डिक्रीजिंग डे इंक्रीजिंग। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, वेयर एक डेटा इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है। लिखते कैसे, कुछ नहीं है, लेबर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वही होगा, बस इसको जो डायरेक्ट लिख दे रहे थे इसको आप ऐसे करके लिखेंगे 1/डे। इन अगर 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 डायरेक्ट रिलेशन होता तो लिख देते लेबर प्रोपोर्शनल डे, ऊपर में ही लिख देते। और अगर इनवर्स होगा तो 1/, करके खाली लिखेंगे। इनवर्स होगा तो 1/, करके लिखेंगे, और कुछ नहीं। और दूसरा एग्जांपल दीजिए भाई, टाइम और स्पीड। देखो, टाइम और स्पीड का कंपैरिजन करो, कुछ सोच के देखो, डायरेक्ट रिलेशन होगा कि इनवर्स रिलेशन होगा। देख लो, जैसे टाइम और स्पीड, हम गाड़ी चला रहे हैं 100 का स्पीड में चला रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर, कहीं पे जाने में मेरे को 3 घंटा लग रहा है। अब हम गाड़ी का स्पीड को कर दिए हैं 40 किलोमीटर पर आवर।
तो मेरे को उतना ही दूर जाने में 3 घंटा से अब ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं तो टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। और अगर हम स्पीड को 100 से बढ़ा के 150 किलोमीटर पर आवर कर दें, स्पीड इंक्रीज कर दें, तो टाइम क्या 3 घंटा से कम लगेगा। टाइम क्या 3 घंटा से कम लगेगा। सो स्पीड इंक्रीजिंग टाइम डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग टाइम इंक्रीजिंग। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन। लिखते कैसे हैं, डायरेक्ट वाला में सामने ऐसे लिख देते थे, इनवर्स वाले में कैसे लिखते हैं 1/टाइम। इनवर्स वाले में कैसे लिखते हैं 1/टाइम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का थोड़ा सा तो वेरिएशन पहले क्या है, वेरिएशन क्या है, किसी भी दो पर्टिकुलर डेटा को कंपेयर करने का तरीका, चाहे उसमें दोनों में इनवर्स रिलेशन हो या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं जैसे स्पीड डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली होगा। ज्यादा देर गाड़ी चलाएंगे ज्यादा दूर जाएंगे, कम देर गाड़ी चलाएंगे कम दूर जाएंगे। तो डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम बात करेंगे स्पीड एंड टाइम इनवर्सली, तो डायरेक्टली को क्या डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, इनवर्सली को 1/, में लिखते हैं। सिंबल दोनों में सेम देते हैं, सिंबल अलग नहीं है। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है भाई, कि अगर कभी भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को डिफाइन कर रहे हैं और वहां पे अगर हम एक कांस्टेंट को डिफाइन ना करें तो उसका रिलेशन कभी भी वैलिड होगा ही नहीं। क्यों और कैसे, ध्यान से सुनो बात को। अगर मान ले हम बोल रहे हैं एक पेन का दाम, हम एक पेन खरीद के लाए और एक पेन का दाम है 5 रुपया, 5 रुपीज। एक पेन का दाम है 5 रुपया। या फिर हम और अगर ये दें, हम 10 पेन खरीद के लाए और 10 पेन का दाम हो रहा है सपोज 30 रुपीज। 10 पेन का दाम हो रहा है 30 रुपीज। तो हम अगर 20 पेन खरीद के लाएंगे, तो मेरे को ज्यादा पैसा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन तू सोच के देख, अगर हम 20 पेन 1 रुपये वाला खरीद के लाए, 10 पेन खरीद के लाए 30 रुपया में। देखो आप कांस्टेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेन 10, दाम लग रहा है 30 रुपया, हम 20 पेन खरीद के लाए, तो मेरे को ज्यादा पैसा लगना चाहिए कि कम पैसा लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन अगर हम 1 रुपया वाला पेन खरीद के लाएंगे तो मेरे को 20 रुपये ही लगेगा, 20 रुपये ही लगेगा। तो देखो ध्यान से हुआ क्या, 10 पेन का दाम था 30 रुपया और 20 पेन का दाम 20 रुपया हो ही सकता है। तो हम 1 रुपया वाला पेन खरीद के लाए, तो पेन का नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन दाम तो घट गया है। तो ये तो इनवर्स है क्या, नहीं, डायरेक्ट ही है। यहाँ पे एक चीज को अगर हम फिक्स कर देंगे तब डायरेक्ट रिलेशन ही ये होगा, वह है प्राइस ऑफ 1 पेन। प्राइस ऑफ 1 पेन, अगर प्राइस ऑफ 1 पेन दोनों केसेस में फिक्स हो तब ज्यादा पेन खरीदने में ज्यादा पैसा लगेगा, कम पेन खरीदने में कम पैसा लगेगा। यहाँ पे 10 पेन का दाम है 30 रुपया, तो एक पेन का दाम कितना होगा 3 रुपया। और यहाँ पे 20 पेन का दाम है 20 रुपया, मतलब एक पेन का दाम कितना है 1 रुपया। तो अगर हम दोनों केस में प्राइस ऑफ पेन को फिक्स कर दें कि यहाँ पे भी हम 3 रुपया ही वाला पेन खरीद रहे थे और यहाँ पे भी हम 3 रुपया ही वाला पेन खरीदेंगे, 3 रुपया वाला ही पेन खरीदेंगे, तो सोच लो 20 पेन खरीदने में क्या होगा, ज्यादा पैसा लगेगा। दोनों जगह पे प्राइस ऑफ 1 पेन क्या फिक्स कर दिए, फिक्स मतलब कांस्टेंट, तो ये वाला जो अगर प्राइस ऑफ 1 पेन फिक्स कर देंगे तब क्या होगा, प्राइस ऑफ 1 पेन अगर हम फिक्स कर देंगे तब फिर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है 10 पेन का 30 रुपया, तो 20 पेन का क्या होगा 60 रुपया होगा। मतलब क्या है यहाँ पे फिक्स, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, हाँ है, नंबर ऑफ पेन एंड प्राइस ऑफ पेन या फिर कॉस्ट ऑफ पेन, दोनों में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। दोनों में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, वो क्या है, प्राइस ऑफ 1 पेन। प्राइस ऑफ 1 पेन अगर फिक्स है तो दोनों क्या होगा भाई, पेन ज्यादा
तो कॉस्ट भी ज्यादा, पेन कम तो कॉस्ट भी कम। और दूसरा एग्जांपल अगर हम दें, जैसे अगर तुम बात कर रहा है नंबर ऑफ लेबर एंड अर्निंग ऑफ लेबर, नंबर ऑफ लेबर एंड देयर अर्निंग, ऑब्वियसली दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, हाँ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे भी एक कांस्टेंट होगा। कैसे? अगर 10 लेबर मिलके 10 लेबर काम कर रहा है, 10 लेबर मिलके 5,000 रुपये अर्निंग कर रहा है, हम 20 लेबर कर देंगे लेकिन 4,000 में ही हो जाएगा। सोच ले, हो सकता है कि क्या नहीं हो सकता? 10 लेबर कितना अर्न किया? 5,000, लेकिन अब 20 लेबर लेंगे और मेरा काम 4,000 में ही हो जाएगा। ऐसा का नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। देख लो, 10 लेबर 5,000 रुपये अर्निंग किया, 20 लेबर 4,000 अर्निंग कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है भाई? नंबर ऑफ लेबर देयर अर्निंग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नहीं रहा है, नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहा है, तो उन लोग दोनों का जो अर्निंग है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। उन लोग दोनों का जो अर्निंग है वो क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पे भी एक चीज को हमको कांस्टेंट अगर कर देंगे हम, डेली वेज, वेज मतलब होता है कमाई, डेली वेज ऑफ ईच लेबर, ध्यान से देख लो, यहाँ पे जो डेली वेजेस है कितना है भाई? एक तो लेबर 500 रुपया कमा रहा है और यहाँ पे 20 लेबर मिलके 4,000, मतलब जो लेबर है वो उतना इफिशियंट नहीं है, उसको कम पैसा मिल रहा है, 200 ही रुपया करके मिल रहा है ना, 20 को 4,000 मिल रहा है, तो मतलब सबको 200 ही रुपया मिल रहा है, तो ऐसा क्या चलेगा? नहीं। अगर दोनों केस में हर एक लेबर को, दोनों केस में अगर हर एक लेबर को 500 ही रुपया मिले, दोनों केस में हर एक लेबर को अगर 500 ही रुपया मिले, तब देखो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे पर लेबर को कितना मिल रहा है? 500, यहाँ पे पर लेबर को 200 नहीं, यहाँ पे भी अगर हम 500 ही रखेंगे, हर लेबर का जो अर्निंग है वो 500 ही है, तो कितना पैसा लगेगा? देखो 10,000, सॉरी कितना पैसा अर्न करेगा? 10,000। तो 10 लेबर कितना अर्न कर रहा है? 5,000, और 20 लेबर कितना अर्न कर रहा है? 10,000। तो देखो नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहा है, उन लोग का अर्निंग भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कब? जब अर्निंग ऑफ ईच लेबर, अर्निंग जो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। अर्निंग जो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, तब जाके ये चीज होगा। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट क्या है? डेली वेजेस। तो जब भी हम लोग डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को डिफाइन करेंगे, वहां पे एक ना एक कांस्टेंट आएगा ही। बिना कांस्टेंट का डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफाइन हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर हम और थोड़ा एक और एग्जांपल दें, एग्जांपल देखें जितना हम लोग ज्यादा समझ सके, स्पीड और टाइम, सॉरी डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन है? बोले भाई डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन है? डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन है भाई? डायरेक्ट है, ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम कम डिस्टेंस। लेकिन तू सोच के देख, अगर हम 200 का स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, 200 किलोमीटर पर आवर, और हम 3 घंटा गाड़ी चलाएं, 3 आवर, तो हम कितना दूर तरह डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए। अब हम गाड़ी चलाए 5 घंटा, 5 आवर, लेकिन मेरा स्पीड जो था वो 100 किलोमीटर ही पर आवर है, तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे भाई? 500 किलोमीटर। लो भाई, तो देखो तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस घट जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस घट जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता? तब दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है अगर दोनों का स्पीड कांस्टेंट हो। देख लो, स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना, स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना। अगर हम दोनों का स्पीड को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, मतलब वहां पे भी 200 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे भी 200 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो 3 घंटा में 600 गया है, तो 5 घंटा में कितना जाएगा? 1000 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस ज्यादा, टाइम ज्यादा, डिस्टेंस कम, टाइम कम। लेकिन कब? when the speed is increasing, sorry, when the speed is constant, distance and time are directly proportional। तो इन दोनों का भी रिलेशन डिफाइन करते समय एक चीज कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है भाई? स्पीड। वो कांस्टेंट क्या है भाई? स्पीड। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को डिफाइन करेंगे, एक ना एक कांस्टेंट वहां पे रहेगा ही रहेगा, एक ना एक कांस्टेंट वहां पे रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर तुम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, तो बॉयल्स लॉ बोलता है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का क्या है? इनवर्स, सॉरी वॉल्यूम और प्रेशर का क्या इनवर्स रिलेशन है? वॉल्यूम और प्रेशर का क्या है भाई? इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो कोई भी चीज का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो कोई भी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अगर तुमको बॉयल्स लॉ याद होगा, ये वाला स्टार्ट ही होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
चार्ल्स लॉ का बोलता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यहाँ पे भी देखना स्टार्ट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब क्या है, अब अगर हम लोग इस सब चीज को समराइज करें तो जब भी वेरिएशन इज द वे टू कंपेयर टू डेटाज। वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप, वेरिएशन दो तरीका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है भाई, एक डेटा का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। इस तरह का रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक डेटा इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, इस तरह का प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखते कैसे, सेम सिंबल देते खाली 1 पाई में लिख देते हैं। लेकिन चाहे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डिफाइन करें चाहे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल को डिफाइन करें, बिना, चाहे डायरेक्टली को डिफाइन करें चाहे इनवर्सली को, बिना कांस्टेंट का कोई भी वेरिएशन कभी भी डिफाइन नहीं होगा। वहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा ही होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल एक दो और दें, जैसे देखो प्राइस ऑफ बुक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ बुक। देखो सॉरी प्राइस ऑफ बोल रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ बुक। ऑब्वियसली अगर देखो ज्यादा किताब हम खरीदेंगे ज्यादा पैसा लगेगा, कम किताब खरीदेंगे कम पैसा लगेगा। लेकिन कब, जब एक किताब का दाम फिक्स हो। तू सोच के देखना, तू 100 रुपया वाला 5 किताब खरीदा, तेरे को 500 रुपया लगा बाबू, सॉरी तुम 100 रुपया वाला, ते निकल गया मेरे मुंह से, तुम 100 रुपया वाला 5 किताब खरीदा, 500 रुपया लगा। लेकिन अगर तुम 20 रुपया वाला ही 10 किताब खरीद लो, देखो 100 रुपया वाला तुम 5 किताब खरीदा तो तुमको 500 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, ये 500 रुपया खर्च हुआ। अब हम 20 रुपया वाला 10 किताब खरीदे, 200 तो रुपया लगेगा। देख लो किताब खरीदे हैं 5 का जगह 10, तो नंबर ऑफ किताब बढ़ रहा है, कॉस्ट घट जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में प्राइस ऑफ ईच बुक फिक्स नहीं है। अगर हम प्राइस ऑफ ईच बुक को फिक्स कर दें कि एक किताब का दाम, एक किताब का दाम अगर फिक्स हो जाए वो 100 रुपया है, एक किताब का दाम अगर फिक्स हो जाए वो 100 रुपया है, तो 10 किताब खरीदने में मेरे को इस केस में 2000 लगेगा। सॉरी 10 किताब खरीदने मेरे को 1000 लगेगा और 5 किताब खरीदने में 500 लगेगा। लेकिन कब, जब प्राइस ऑफ ईच बुक फिक्स हो। तो वेन एवर वी आर डिफाइनिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा, बिना कांस्टेंट को डिफाइन नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे तरफ बढ़ते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को लिखते कैसे हैं, हम लोग जान चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मान लो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी है। अगर इस चैप्टर का ना बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर तुम एग्जाम पर्सपेक्टिव में मोस्टली हम देखे हैं तो हम अपने कोचिंग में ही देखते हैं, बहुत लड़का लोग इसको इग्नोर कर देता है बिकॉज उन लोग को लगता है कि इसका जगह सर्च बना लेंगे। पहला बात तो तुम ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएगा, 3-4 नंबर तुम्हारा वहीं छूट जाएगा। दूसरा, इस चैप्टर के साथ तुम्हारा 11-12 का पूरा पढ़ाई जुड़ा रहेगा। हर समय तुमको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड आएगा, हर चैप्टर में। तुम कहीं भी पढ़ रहा, इकोनॉमिक्स में भी आता है, इवन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमेशा आते रहता है, मैथ्स में तो बार बार आएगा। तो इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इसका फ्यूचर इम्पैक्ट, फ्यूचर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 10। क्लास 10 से बहुत ज्यादा इसका फ्यूचर में इसका यूज होता है, क्योंकि हर चैप्टर में हमको ये बात समझना है, क्योंकि हम लोग सारा जीवन में हम लोग हमेशा हम लोग कंपेयर करते ही रहते हैं। तो ए प्रोपोर्शनल टू बी, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का हम लोग साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट के लिखते हैं और इक्वल टू का साइन लाते हैं, ये वेरिएशन का तरीका है लिखने का। वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट का क्या मतलब है भाई, कि के का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है मतलब फिक्स है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के कुछ भी है, जीरो को छोड़कर कुछ भी है। तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, एक इक्वल टू लाएंगे और एक के लाएंगे, तो इसको अगर हम डिवाइड दे दें तो a by b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, k, दैट मीन्स a by b इज इक्वल टू कांस्टेंट। a by b इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जब भी कोई डेटा डायरेक्ट रिलेशन में होगा, जब भी कोई डेटा डायरेक्ट रिलेशन में होगा तो उसका डिवीजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसका डिवीजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डिवीजन। अगर कोई भी डेटा का डायरेक्ट रिलेशन होगा तो उसका डिवीजन कांस्टेंट होगा। और इनवर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही को इधर लिख दिए,
इनवर्स में, बस इसके बाद ही ये लास्ट हम लोग समझने का काम कर रहे हैं, इसके बाद ही हम लोग का चैप्टर चालू हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट में थोड़ा पेशेंस रख के देखो। ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो ये क्या हो गया, ए जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे एक इक्वल टू लाइन और एक के लाइन है सेम। इनवर्स को कुछ अलग तरीका नहीं लिखने का, इनवर्स को खाली लिखने का 1/, में लिख देना, इसी का मतलब तो इनवर्स या रेसिप्रोकल होता है, उल्टा लिख देना। तो के, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें के, मतलब क्या है भाई, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मतलब है, ए इंटू बी है ना, कुछ नहीं है साइन मतलब इंटू है, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो इनवर्स रिलेशन के समय प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इनवर्स रिलेशन के समय प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, और डायरेक्ट रिलेशन के समय डिवीजन कांस्टेंट होगा। इसको पॉज करके लिख लो, अब हम लोग सम्स करना चालू करते हैं। डायरेक्ट रिलेशन के समय प्रोडक्ट डिवीजन कांस्टेंट होगा डिवाइड करके, और इनवर्स रिलेशन के समय दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। चलो सो अब हम लोग क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। तो अगर तुमको हम जितना समझाए उतना अगर समझ में आया है तो प्लीज़ यार बुक निकाल लो, क्योंकि हम मेरे को क्वेश्चन बार बार लिखना ना पड़ेगा। तो देख लो ध्यान से, दो हम क्वेश्चन लिखे हैं, एक ये और एक ये। बोल रहा है ये क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू दिया है, इसको देखकर ए और बी में कैसा रिलेशन है बताने को, और यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, इसको देखकर मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू बताने को बोल रहा है। तो ए और बी का अगर हम बात करें, वैल्यू को देख के, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसमें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, अदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहला तो हम देख के भी बता सकते हैं, देखो ए का वैल्यू 25 था तो बी 10 है, ए का वैल्यू 30 हुआ तो बी 12 हुआ, मतलब देखो ए का वैल्यू इंक्रीज बी भी इंक्रीज, ए का वैल्यू 45 बी का भी 18, ए भी इंक्रीज हुआ बी भी देखो इंक्रीज हो रहा है, ए का 250 बी का भी 100, ए भी इंक्रीज हुआ बी भी 100। तो हर एक वैल्यू में ए जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है बी का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक वैल्यू इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हम बोल सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में आता है, हम देख के ही बता दिए कि ए और बी में कैसा रिलेशन है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा मेरा पहले की दिया, अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का होगा ऐसे लिख देंगे तो मिलेगा नहीं मार्क्स, तो हमको क्या करना होगा, दिखाना पड़ेगा कि ए और बी प्रोपोर्शनल क्यों है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या रिलेशन बताएं, क्या तरीका बताएं पहचानने का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिवीजन कांस्टेंट होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो अगर हम डिवीजन करें, देखो ए बाई बी कितना आया भाई, 25/10, इसको डिवाइड देके देखना 2.5 आएगा। दूसरा वाला वैल्यू ए बाई बी 30/12, ये 2 बार में 5 बार में 5/2 डिवाइड देना, ए बाई बी 45/18, 2 बार में 5 बार में 5/2 2.5, एंड दैट इज ए बाई बी 250/100, 0 0 कैंसिल 2.5। देखो ए बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी, सिंस द डिवीजन इज कांस्टेंट, डिवीजन इज कांस्टेंट, तो डिवीजन जब कांस्टेंट होता है दोनों में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा ये देखो, देख के हम समझ सकते हैं, x का वैल्यू है 18 तो y उसके करस्पॉन्डिंग है 3, x का वैल्यू कम हो गया, कितना हो गया 8, 18 से 8 हो गया, कम हो रहा है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 27/4, 27/4 को अगर तुम डिवाइड देके देखना ये 6.75 आता है, 27/4 कितना होता है 6.75। देखो x कम हो रहा है तो y देखो बढ़ जा रहा है, x कम हो रहा है तो y क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब देखो तो ये 6.75 है, अब x का वैल्यू 8 से 12 हो गया, बढ़ गया ना, तो y का वैल्यू कितना हो गया, देखो 9/2, 9/2 होता है ना 4.5, कितना होता है 4.5। देखो 8 से 12 हुआ है, ये 8 से 12 हुआ है तो ये 6.75 से 4.5 आ गया, तो मतलब ये बढ़ रहा है तो ये घट गया। अब फिर देखो ये घटा, 12 से कितना हो गया 6, तो ये घट रहा है, इस 4.5 से कितना हो गया 9, इस 4.5 से कितना हो गया 9। तो x जैसे इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों में कैसा रिलेशन होगा, ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली ऐसे लिख देते और कुछ नहीं।
तो मेरे को बोला ही था ए और बी में क्या रिलेशन है बताने को। बोलेगा ये तो बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना देर क्यों समझा रहे हैं? इतना देर इसलिए समझा रहे हैं बिकॉज हम लोग को आगे सीखना है, आगे करना है। ये हम जितना अच्छा से समझेंगे उतना मेरे को आगे हेल्प मिलेगा। तो हम लोग ये वाला तो समझ गए। तो कैसे भाई हम लोग पहचानते हैं? प्रोडक्ट कांस्टेंट चेक करते हैं ना। 18 इंटू 3 54, देख लो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। एक्स वाई 8 इंटू 27/4 54, एक्स वाई 12 इंटू 9/2 54, एक्स वाई 6 इंटू 9 54। देखो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो कैसा रिलेशन होगा? इनवर्सली रिलेशन होगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? रिलेशन इनवर्स रिलेशन होगा। और अगर डिवीजन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। बोलेगा यहाँ तो भैया देख के समझ में आ जा रहा था, इजी था। दूसरा भी हम लोग कर लेंगे, आगे हम लोग कर रहे हैं, पॉज करके नोट करो। चलो तो जब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं एकदम ध्यान से देखो इसको। दो क्वेश्चन हम कर देंगे, इसके बाद जितना इस टाइप का क्वेश्चन होगा तुम आराम से कर लेगा। क्या लिखा है? y varies with the square root of x। y वैरी करता है किसके साथ? x के साथ। कैसा? x के साथ नहीं, x का स्क्वायर रूट के साथ। सो x एंड y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, y और x दोनों का 9 9 वैल्यू दिया है। फिर बोल रहा फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 6। फाइंड x इफ y इक्वल टू 6 कैसे करें? ध्यान से देखो, एकदम आसान है। तो y वैरी कर रहा है। बोलेगा भैया कैसे कर रहा है? डायरेक्टली कि इनवर्सली? बोला तो नहीं है। जब नहीं बोलेगा हम लोग हमेशा डायरेक्टली ही कंसिडर करते हैं, और अगर इनवर्सली रहेगा तो हम लोग इनवर्सली बोल देगा। तो y वैरीज किसके साथ? x के साथ, लेकिन x के साथ नहीं, x का स्क्वायर रूट के साथ। y वैरीज विद द स्क्वायर रूट ऑफ x। सो ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अगर वही हम लोग बोलता y वैरीज इनवर्सली with the square root of x, y varies inversely with the square root of x। तो y वैरी कर रहा है किसके साथ? x का स्क्वायर रूट के साथ, लेकिन कैसा? इनवर्सली। कैसा? इनवर्सली। तो देखो y x का स्क्वायर रूट के साथ वैरी कर रहा है, लेकिन कैसे? इनवर्सली कर रहा है। तो 1/√x। सो दिस इज 1/√x, है ना? तो हमको बोला नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली कंसीडर करें। अब क्या बोले? जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बाबू हटाएंगे, एक कांस्टेंट लिखेंगे और एक इक्वल टू लाइन है भाई। ऑब्वियसली वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, एकदम ध्यान से देखो, नॉन जीरो कांस्टेंट। अब हम k का वैल्यू निकालते हैं। देख लो y और x दिया है ना पहले दोनों, तो y भी 9 दिया है और x भी 9 दिया है, दोनों पुट करते हैं। तो 9 इज इक्वल टू k इंटू √9। इसको 1 दे देंगे इसको, क्योंकि इसको फिर से यूज करेंगे। √9 तो कितना हो गया? k एंड दिस इज 3, डिवाइड दे दिए तो 9/3। k का वैल्यू कितना आ गया? 3। k का वैल्यू कितना आ गया? 3। लेकिन मेरे को k नहीं चाहिए था, मेरे को k का वैल्यू निकाले हैं, x निकालने के लिए यूज करेंगे। अगेन फिर से वही रिलेशन लिखेंगे, फिर से यही रिलेशन लिखेंगे। y इज इक्वल टू k इंटू √x। तो हम k का वैल्यू तो पहला दो वैल्यू पुट करके निकाल लिए हैं। अब देखो हमको x निकालना है, y दिया है और k का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखो फिर से पुट करते हैं, पुटिंग। अब y का वैल्यू कितना चेक करिए, पुट करेंगे तो k पुट 6, k निकाल चुके हैं। कितना निकाले? 3 √x। देखो तो सेम रिलेशन, इसी रिलेशन में पहले x और y पुट करके हम k निकालें, और फिर इसी रिलेशन में बस यही है पूरा चैप्टर में, यही करना है। एक बार x और y पुट करके k निकालेंगे और फिर k पुट करके जो वैल्यू अननोन रहेगा उसको निकालेंगे। तो फिर इसी को यूज किए। अब y का वैल्यू पुट कर दिए 3, तो ये कितना हो जाएगा? 6/3 2 इज इक्वल टू √x। x का वैल्यू चाहिए हमको √x का, नहीं तो इसको इधर लेके क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे ना, रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 4। तो क्या है भाई? व्हेन y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या आएगा? 4। क्या मतलब था चैप्टर एक क्वेश्चन का? क्वेश्चन का ये मतलब था जब y 9 है और x 9 है, जब y 9 है तो x भी 9 है, लेकिन जब y 6 होगा तब x कितना होगा? तो जब y 6 होगा तो x कितना होगा? 4 होगा।
तो अगर यहाँ पे मान लो y का वैल्यू 10 दे देता तो x कितना होगा, यहाँ 10 पुट कर देते हैं। यहाँ अगर 20 दे देता तो हम 20 पुट कर देते हैं। यहाँ अगर x दे देता और y निकालने बोला होता तो हम यहाँ x का वैल्यू पुट कर देते, y फाइंड कर लेते, x यहाँ पुट करके y निकाल लेते। तो पहले क्या है, पहले x और y दोनों दिया, उसको पुट करके k निकालेंगे और फिर k का वैल्यू पुट करके जो अननोन रहेगा उसको निकालेंगे। चलो पॉज करके नोट करो। चलो भाई, तो क्या है क्वेश्चन ये देखते हैं। इससे पहले एक चीज बता देते हैं, एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन, या फिर इसको कंपाउंड वेरिएशन भी बोलते हैं। कंपाउंड वेरिएशन क्या होता है भाई, जॉइंट वेरिएशन या फिर कंपाउंड वेरिएशन। अगर मान लो कोई दो डेटा का है ना, x का y के साथ भी रिलेशन दिया और x का z के साथ भी रिलेशन दिया, तो दो अलग अलग रिलेशन दिया। अगर हमको इन दोनों को मर्ज करके एक साथ एक ही रिलेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो दो वैल्यू सेम लिखा था उन दोनों के बदले एक बार x लिख दो, और जो ये दोनों वैल्यू है इन दोनों को राइट साइड को मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला जो चीज है इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड या फिर जॉइंट वेरिएशन। तो क्या है भाई जॉइंट वेरिएशन? जॉइंट वेरिएशन क्या है भाई कि अगर x प्रोपोर्शनल y दिया है और x प्रोपोर्शनल 1/z दिया है, x प्रोपोर्शनल y दिया और x प्रोपोर्शनल 1/z दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बदले एक बार लिख देंगे और दोनों का राइट साइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दिस इज जॉइंट वेरिएशन। तो अगर हम बात करें, अगर ऐसा कुछ दिया है, 3 दिया है, ऐसे दिया है 3 दिया है, x प्रोपोर्शनल y, x प्रोपोर्शनल 1/a, x प्रोपोर्शनल z/m, तो हम तीनों का अगर जॉइंट वेरिएशन करेंगे तो तीनों x के बदले एक बार x लिखेंगे, मर्ज कर देंगे और तीनों का राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो रिलेशन दिखे है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन या फिर कंपाउंड वेरिएशन। किस लिए यूज करते हैं, अगर सेम डेटा का रिलेशन दो अलग अलग तरीके से दिया है, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल रिलेशन कन्वर्ट करने के लिए, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। तो देखो दिया क्या है, x वैरीज डायरेक्टली विथ y एंड इनवर्सली विथ z। x y के साथ डायरेक्टली वैरी करता है लेकिन x z के साथ इनवर्सली वैरी करता है। सो कैन आई से x प्रोपोर्शनल टू y एंड x प्रोपोर्शनल टू 1/z। देखो x y के साथ तो प्रोपोर्शनल है लेकिन डायरेक्टली, लेकिन x z के साथ कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। तो अगर हम दोनों को मर्ज करके एक सिंगल में करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको जॉइंट वेरिएशन। क्या होगा भाई, x प्रोपोर्शनल टू y इंटू 1/z, x प्रोपोर्शनल टू y इंटू 1/z। तो ये क्या होगा, y इंटू 1 मतलब y, y/z। तो अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक तो कांस्टेंट लाते हैं और एक तो इक्वल टू लाते हैं, ये फिक्स है। और यहाँ लिख देंगे वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, k इज नॉन जीरो। क्या नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब है भाई, नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब है, नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब है कि k का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, वो फिक्स तो होगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता। अब लिख दिए, अब क्या करेंगे हम, x y और z का पहले वैल्यू जो दिया है उसको पुट करके k निकालेंगे और फिर जो दो वैल्यू दिया उसको पुट करके x निकालेंगे। कैसे देख लो, इसी को दो बार यूज करेंगे, इसी को ही दो बार यूज करेंगे। कैसे, x इज इक्वल टू k y/z। तो देखो पहला केस में x y z तीनों दिया है, x कितना दिया भाई 3, k निकालना है, y कितना दिया 4 और z कितना दिया 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15/4, k का वैल्यू कितना है 15/4। x y z तीनों दिया था, तीनों को पुट करके पहले k निकालिए। अगेन x इज इक्वल टू k y/z। अब देखो दो वैल्यू दिया है, y दिया और z दिया है और k हम पुट कर दिया, x निकाल लेंगे। देखो x निकालना है ना, फाइंड x k 15/4 पुट कर दिए, निकाल चुके हैं, y 16, z 30। तो देख लो ये एक बार में कटा, ये दो बार में कटा, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 30 इंटू 2, सॉरी 15 इंटू 2 30, 30/30, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। करें क्या है, पहला पार्ट में ये जो रिलेशन हम निकाल रहे हैं, ये रिलेशन में
एक्स वाई जेड तीनों पुट करके के निकालें या फिर के का वैल्यू पुट करके जो अननोन वैल्यू था उसको निकालें। कितना आसान है, बस 2 बार करना और कुछ नहीं। पॉज करो, नोट करो। चलो भाई, तो जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। हाँ, हम क्वेश्चन आगे पीछे करके कर रहे हैं, दो या 3 वीडियो लगेगा, तो हम क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आगे पीछे करके कर रहे हैं ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो, इसीलिए क्वेश्चन हम आगे पीछे कर रहे हैं। तो क्या है भाई, 50 विलेजर्स हैड टेकन 18 डेज टू डिग अ पॉन्ड। लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द पॉन्ड इन 15 डेज। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे मेरे को एक्स कैसे वैरी कर रहा है, कैसे नहीं वैरी कर रहा है, सब बोल दे रहा था, डेटा दे दे रहा था, पुट करके हम लोग निकाल लेते। ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को यहाँ पे 2 चीज समझना पड़ेगा कि किस 2 डेटा का कंपैरिजन हो रहा है और उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये मेरे को खुद से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 चीज का बात हो रहा है, एक नंबर ऑफ विलेजर्स का बात हो रहा है, दूसरा नंबर ऑफ डेज का बात हो रहा है। मतलब 2 चीज का कंपैरिजन हो रहा है, 2 चीज में रिलेशन चेक हो रहा है। पहला नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ विलेजर एंड द डेज। तो तुम ही कॉमन सेंस लगाओ, तो 2 डेटा तो मिल गया कि विलेजर का बात हो रहा है और डेज का बात हो रहा है, लेकिन दोनों में रिलेशन कैसा होगा। 50 विलेजर्स मिलके 18 दिन में काम कर रहा था, 50 विलेजेस मिलकर 18 दिन में काम कर रहा था। अगर हम विलेजेस बढ़ा दे, ज्यादा आदमी कर दे, 100 कर दे, तो दिन कम लगेगा, और अगर विलेजर को 50 से घटा के 10 कर दे तो दिन ज्यादा लगेगा। मतलब विलेजर और डे में कैसा रिलेशन है भाई, इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। बस इतना खत्म हुआ कि कौन 2 चीज के बारे में बात हो रहा है या कौन 3 चीज के बारे में बात हो रहा है और दोनों में क्या रिलेशन है। अगर इतना मेरे को पता चल गया, मतलब कंफर्म अब जो सम्स हम करने जा रहे हैं वो सम्स, सॉरी, उन दोनों में कैसा रिलेशन नहीं पता चल गया, तो जो ऐसे हम लोग किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, ये वैसे ही है। तो हम पहले कर देते हैं लेट विलेजर्स आर। तो चलो, अपना क्वेश्चन था कि 50 विलेजर्स 18 दिन में काम कोई कर सकता था, तो 15 विलेजर्स को काम करने में कितना एक्स्ट्रा विलेजर्स लगेगा, ये अपना क्वेश्चन था। तो हम लोग को बोला था थ्योरी ऑफ वेरिएशन से करने। तुम बोलेगा भैया तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम कर सकते थे। 50 विलेजर्स काम करता है 18 डेज में, एक विलेजर 18/50, ये जो यूनिटरी मेथड से हम लोग करते हैं, कर सकते थे, लेकिन मेरे को क्वेश्चन ने बोल दिया है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ थ्योरी ऑफ वेरिएशन। तो इसको किस तरीके से करते हैं, बस मेरे को पहचानना कौन डेटा का कंपैरिजन हो रहा है और उन दोनों में कैसा रिलेशन है। तो जो 2 डेटा का कंपैरिजन हो रहा है विलेजर्स है और डेज है, तो हम क्या लिखते हैं, लेट विलेजर्स आर डिनोटेड बाय वी। विलेजर्स को हम वी से बोल रहे हैं एंड डेज आर डिनोटेड बाय डी। अब क्या लिखे, विलेजर्स आर इन इनवर्स रिलेशन विथ डी, तो v इनवर्सली 1/d। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, एक इक्वल टू एक कांस्टेंट लाएंगे, तो v इज इक्वल टू k/d। अरे बोलेगा k into 1/d मतलब k/d, तो v इज इक्वल टू k/d लिख दिए। विलेजर्स पहला केस में कितना दिया 50, दिन कितना लग रहा है 18, तो दोनों को पुट करके पहला केस से k निकालेंगे, यही तो किए थे, इन दोनों में पुट करके k निकालेंगे, k कितना निकाले 900। अगेन v इज इक्वल टू k/d, v इज इक्वल टू k/d, v निकालना है, विलेजर्स फाइंड करने बोला, हाउ मेनी एक्स्ट्रा विलेजर्स निकालना है, के कितना निकाले 900। और सेकंड केस में डी कितना दे रहा है, कितना दिन में काम करना है 15 दिन में, पुट कर दिया 900/this, तो मतलब 60 विलेजर्स लगेगा। कितना लगेगा, 15 दिन में काम करने के लिए 60 विलेजर्स लगेगा। लेकिन मेरा आंसर नहीं आया, आंसर 60 बुक में नहीं दिया, बुक में आंसर दिया 10। क्यों, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है हाउ मेनी विलेजेस आर रिक्वायर्ड टू, हाउ मेनी थोड़ा एक्सेंट चेंज कर, ये मेरे से नहीं पूछ रहा हाउ मेनी विलेजर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क इन 15 डेज, नो, हाउ मेनी एक्स्ट्रा विलेजर्स। तो 15 दिन में काम करने के लिए मेरे को कितना विलेजर्स चाहिए, 15 दिन में काम करने के लिए मेरे को चाहिए 60 विलेजर्स। पहले से तो मेरे पास 50 अवेलेबल है, तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा विलेजर्स वो कितना होगा 60 माइनस 50 10 विलेजर्स। मेरे को 10 दिन में मेरे से ये नहीं पूछ रहा है, मेरे से ये नहीं पूछ रहा है कि 15 दिन में काम करने के लिए कितना लोग चाहिए, नहीं, 15 दिन में काम करने के लिए कितना एक्स्ट्रा लोग चाहिए। तो 15 दिन में काम करने के लिए टोटल 60 लोग चाहिए, जिसमें से 50 लोग पहले से अवेलेबल है, तो मेरे को कितना लोग चाहिए भाई, 10 लोग एक्स्ट्रा चाहिए। आई होप समझ गया होगा। चलो पॉज करो, नोट करो। चलो भाई, क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से पढ़ो और समझो पहले। चलो, तो अगर पढ़ा है तो समझ में आया है, तो जब भी बोलेंगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा तो पहले मेरे को डिटरमाइन करना होगा किन चीज़ों के बारे में बात हो रहा है और उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे 3 चीज़ का बात हो रहा है, फार्मर्स का, बिगर्स ऑफ लैंड का और डे का। मतलब 15 फार्मर कल्टीवेट करना मतलब खेती करना, 18 बीघा जमीन
5 दिन में कल्टीवेट कर रहा है। तो बोला लेट अस डिटरमाइन यूजिंग थ्योरी ऑफ वेरिएशन द नंबर ऑफ डेज। तो डे निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया। बाय 10 फार्मर्स टू कल्टीवेट 12 बीघा ऑफ लैंड। 15 फार्मर को 18 बीघा लैंड 5 दिन में अगर वो कल्टीवेट कर सकता है, खेती कर सकता है, तो 10 फार्मर को 12 बीघा लैंड कल्टीवेट करने में कितना दिन लगेगा? यही बात है, यही क्वेश्चन है, डेज निकालना है। तो पहला केस में देखो फार्मर, डेज और ये डेज और बीघा तीनों दे दिया ना, के निकल जाएगा। पहले हम रिलेशन देखते हैं। नंबर ऑफ फार्मर ज्यादा होगा, ज्यादा खेत को कल्टीवेट करेगा। नंबर ऑफ फार्मर कम होगा, कम खेत को कल्टीवेट करेगा। मतलब फार्मर और बीघा तो पक्का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, 15 फार्मर को कोई काम करने में डे से कंपैरिजन कर रहे हैं। 15 फार्मर को कोई काम को करने में लगता है 5 दिन, तो अगर हम फार्मर को कर दे 25, कम दिन लगेगा। फार्मर को कर दे 10, ज्यादा दिन लगेगा। मतलब फार्मर और डे में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। फार्मर और डे, बीघा में डायरेक्ट रिलेशन, फार्मर और डेज में इनवर्स रिलेशन। फार्मर और बीघा में डायरेक्ट, फार्मर और डे में सिंक। अब दोनों को मर्ज करेंगे, बस कर लिखा हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं। ऊपर में लिख लेना तुम, हम बोल दे रहे हैं। लेट फार्मर आर डिनोटेड बाय एफ, नंबर ऑफ बीघास ऑफ लैंड डिनोटेड बाय बी, एंड डेज आर डिनोटेड बाय डी। बस इतना लिख लेना। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा एक रिलेशन आया, एफ से फार्मर को डिनोट कर रहे हैं, बी से बीघा ऑफ लैंड और डी से डेज को। तो दोनों को अगर मर्ज करेंगे, एक बार एफ लिखें तो राइट साइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन क्या होता है भाई? जहां पे हम लोग दो डेटा को कंपेयर करके सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू, क्या करेंगे? इक्वल टू हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे और एक इक्वल टू, तो बी इंटू 1 बी बाई डी। अब देख लो, एफ दिया है, हाँ दिया है भाई, कितना दिया? 15। बी दिया है, हाँ दिया है भाई, कितना दिया? 18। और डे दिया है भाई, हाँ डे कितना दिया? 5। तो देखो अब ये रिलेशन बना लिए। फर्स्ट केस में फार्मर 15 है, बीघा ऑफ लैंड 18 है और डे 5 है। तीनों पुट करके के निकालेंगे और फिर ये इसी रिलेशन को फिर से यूज करेंगे। तो तीनों पुट किए, 15 के लिखें, बी का वैल्यू 18 लिखें, डी का वैल्यू 5 लिखें। सॉल्व किए, के का वैल्यू आया 75, 75/80 लिख दिए। अब अगेन फिर यही रिलेशन लिखें, कोई नया नहीं, यही रिलेशन, एफ इज इक्वल टू के बी बाई डी। तो देख लो, फार्मर्स कितना है भाई? 10। बीघास ऑफ लैंड कितना है भाई? 12। तो देख लो, एफ 10 के हम निकाल चुके हैं, 75/18 इनटू बीघास ऑफ लैंड कितना है भाई? 12। डी निकालना है। सॉल्व करेंगे इसको, 18 ये 2 बार में 3 बार में कटा, इसको इससे काटेंगे 25। तो एक्चुअली आएगा ना 10 इज इक्वल टू 25 इंटू 2, 50 बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10d इज इक्वल टू 50, सो d इज इक्वल टू 5। तो 5 क्या हो गया आंसर? तो तुम एक चीज नोटिस करना कि 15 बीघा लैंड, 15 फार्मर 18 बीघा लैंड को 5 दिन में कल्टीवेट कर सकता था, और फिर से हम निकाले तो 5 दिन ही है। तो उससे क्या लेना देना? हम लोग को करने का तरीका क्या है? हो ही सकता है कि 15 फार्मर को 18 बीघा लैंड 5 दिन में वो कल्टीवेट कर रहा है, फिर से 10 फार्मर 12 बीघा लैंड को 5 ही दिन में कल्टीवेट। उससे मेरा कोई लेना देना। जो हम लोग बना रहे हो कैसे, पहले एक बार रिलेशन यूज करके के निकालेंगे, फिर एक बार रिलेशन यूज करके हम लोग जो दिया है वो निकाल लेंगे। चलो पॉज करके नोट करो। चलो भाई, तो अभी तक के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। एक वीडियो में कंप्लीट होगा नहीं, लगभग 50 मिनट का वीडियो का ड्यूरेशन हो गया है। तो 2 वीडियो हम और करेंगे, लगभग आधे घंटे का 2 वीडियो अगर और करेंगे तो पूरा तुम्हारा बुक में जितना क्वेश्चन हम सब कर देंगे। और अगर तुमको समझ में आया होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना कि समझ में आया। चलो तब तक के लिए बाय, गुड लक। और हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट दे देंगे, नेक्स्ट पार्ट भी देख लेना। चलो गुड लक, नेक्स्ट पार्ट भी देख लो।